मूवी के शुरू में बताया जाता है कि कुछ म्यूजिक इतना ताकतवर होता है कि उनसे सोल्स तक अट्रैक्ट होने लगती हैं। यहाँ तक कि ये म्यूजिक फ्यूचर और पास्ट से भी सोल्स को खींच लाता है। साथ ही साथ इवल सोल्स को भी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। फाइनली मूवी के ओपनिंग सीन में हम सैमी नाम के एक जख्मी लड़के को हाथ में गिटार लिए चर्च के अंदर आता देखते हैं, जो बुरी तरह घायल है और चर्च के लोग उसे देखकर परेशान हैं। प्रीस्ट भी उसके लिए प्रे करने लग जाते हैं और सैमी से कहते हैं तुम म्यूजिक छोड़ दो, इस वक्त जो शैतानी ताकतें तुम्हारे पीछे हैं तुम्हें छोड़ देंगी। असल में इस टाइम सैमी के साथ हुआ क्या था ये जानने के लिए कहानी एक दिन पीछे जाती है। सैमी को गिटार हाथ में लिए म्यूजिशियंस के साथ दिखाया जाता है। इनका बैंड ब्लू म्यूजिक बनाता है। इस म्यूजिक या सॉन्ग में सभी इमोशनल लिरिक्स होते हैं, जिनके इमोशंस को अच्छे से समझने के लिए म्यूजिक ऐसा बनाया जाता है कि लोग तो क्या सोल्स भी इनमें खोने लग जाती हैं। सैमी के डैड को उसका ये पैशन बिल्कुल पसंद नहीं और पता चलता है सैमी के डैड कोई और नहीं बल्कि पहले सीन में दिखाए जाने वाले चर्च के प्रीस्ट ही हैं। नेक्स्ट सीन में हम दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम स्मोक और स्टैक है। इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है जिसे वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर से लूट कर लाए थे। इतना पैसा और पावर होने के बावजूद लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ब्लैक कम्युनिटी से हैं। खैर उन्होंने शहर में आते ही महंगे दामों एक वाइट आदमी से फैक्ट्री की जगह खरीदी जहां वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए नाइट क्लब बनाना चाहते हैं। इस क्लब में गाने बजाने के लिए भी कोई चाहिए था। वो स्टेशन पे गए तो सैमी की आवाज और उसके बैंड के म्यूजिक ने उन्हें अट्रैक्ट कर लिया और इन्होंने सैमी के बैंड को अपने क्लब में परफॉर्म करने को कहा। ये लोग यहाँ से निकलकर दो चाइनीज लोगों को भी हायर करते हैं जिनका एक रेस्टोरेंट था। स्मोक और स्टेक चाहते थे कि उनके क्लब में भी खाने पीने का सारा इंतजाम यही दोनों संभालें। इसके बाद स्मोक चाहता है अपनी वाइफ से मिलने के लिए। स्मोक की वाइफ वुडो मैजिक करती थी, इसी वजह से स्मोक अपनी वाइफ से दूर रहने लगा था। इतने अरसे बाद मिलने पर भी इन दोनों की इसी बात पर बहस होने लग जाती है और उसकी वाइफ उससे कहती है तुम लोग जो वर्ल्ड वॉर 1 से बच कर आए हो वो मेरे ही वुडो मैजिक की वजह से है। ये सुनकर स्मोक कहता है अच्छा अगर इतना ही पावरफुल था तुम्हारा मैजिक तो हमारी बेटी क्यों नहीं बच पाई। इस बात से स्मोक की वाइफ खामोश हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि स्मोक ने अभी भी उसका दिया हुआ एक पेंडेंट पहना हुआ था, इसी वजह से वो उसे प्यार करती है। अब सीन कट होता है और हमें एक जख्मी अजीब आदमी को दिखाया जाता है। उसकी हालत ऐसी थी मानो वो किसी के जुल्म से बच कर आया हो। वो एक कपल के घर में छुप जाता है और थोड़ी ही देर बाद उस कपल के घर पे कुछ वैम्पायर हंटर्स आते हैं, लेकिन वो कपल उस आदमी को बचाने के लिए वैम्पायर हंटर्स से झूठ बोल देता है कि हमारे घर कोई भी नहीं आया। वैम्पायर हंटर्स के जाने के बाद वो आदमी जो इनके घर आया था वो लड़के के ऊपर हमला कर देता है और उसका कुछ खून भी पी लेता है, जिसके बाद हमें पता चला कि वो लड़का भी वैम्पायर बन चुका था और उसकी वाइफ उसे देखकर जोर से चिल्लाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। सीन कट होकर अब हमें दोबारा स्मोक और स्टैक को दिखाया जाता है जिनका नाइट क्लब अब पूरी तरह से डेकोर हो चुका है, बन चुका है और आज उनकी ओपनिंग नाइट है। स्मोक अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था और उसने अपने गार्ड से भी कह दिया था कि कोई भी बिना टिकट के या कम पैसों वाले टिकट से अंदर नहीं आएगा, जबकि उससे ऑपोजिट स्टैक का ख्याल था कि उनकी कम्युनिटी के लिए उनका ये क्लब एक जन्नत की तरह होना चाहिए। वो अपने थके हारे दिन में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आएंगे, अगर वो कम पैसे भी दें तो कोई बात नहीं। दिखाया जाता है कि पहले ही दिन उनका नाइट क्लब फुल सक्सेस पे था क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आए थे। सैमी अब अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर देता है, लोग जिसमें खो जाते हैं और अब उसके म्यूजिक से हम सोल्स को भी अट्रैक्ट होकर यहाँ आते हुए देखते हैं। यही नहीं, अब वो तीनों वैम्पायर भी यहाँ आ चुके थे, जिसमें पहले एक वैम्पायर ने आकर कपल को वैम्पायर बनाया था। एज वैम्पायर वो बिना परमिशन के क्लब के अंदर नहीं जा सकते थे। जब इन्होंने परमिशन ली तो स्मोक ने इन्हें मना कर दिया क्योंकि वो वाइट था और वाइट लोग इनकी कम्युनिटी को अच्छा नहीं समझते थे। अब स्मोक इनसे बदला ले रहा था। हालांकि वैम्पायर ने बोला भी कि हमारे पास बहुत पैसा है, मैं सिर्फ इस सॉन्ग से अट्रैक्ट होकर यहाँ आया हूँ और यहाँ पर बहुत पैसा भी लुटाऊंगा। जब स्मोक अपने फैसले पर अटल रहा तो ये तीनों वैम्पायर बाहर जाकर गाना गाने लग गए। कुछ देर बाद हमें दिखाया गया कि अंदर स्मोक और स्टेक की उनकी दोस्त मैरी के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसकी मॉम ने इन दोनों को पाला था। गुस्से में वो क्लब से बाहर चली गई जहां वो तीनों वैम्पायर थे। वो लड़की वैम्पायर मैरी से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें क्लब में एंट्री दिलवा दो, हमारे पास ये सोने के सिक्के हैं जो हम अंदर देंगे। लेकिन मैरी को यहाँ पहले वाले वैम्पायर की हरकतें कुछ अजीब लगी क्योंकि मैरी को देखकर उसके मुंह से पानी आने लगा था
और बिना वक्त गवाए उसने मैरी के ऊपर हमला भी कर दिया। मैरी को काट के उसका खून पीकर उसने यहाँ मैरी को भी वैम्पायर बना दिया। वैम्पायर बनने के बाद वो अब क्लब के पास गई और परमिशन लेकर क्लब के अंदर भी चली गई। यहाँ जब वो स्टेक के साथ क्लोज होने लगी तो उसने स्टेक के ऊपर भी हमला करते हुए उसका खून पिया और उसे वैम्पायर बना दिया। ये सब स्मोक यानी स्टेक का भाई देख चुका था। वो मैरी के ऊपर अपने भाई को बचाने के लिए गोली चलाता है, लेकिन मैरी हंसते हुए यहाँ से ऐसे चली जाती है जैसे उस पर इन गोलियों का कोई असर ही नहीं है। स्मोक मैरी को अपनी बहन मानता था। उसका ये बिहेवियर देखकर वो इमोशनल हो गया और उसने फिलहाल के लिए ये नाइट क्लब खाली करवा दिया। लेकिन तभी स्मोक की वाइफ यहाँ आई और उसने बताया कि मैरी एक वैम्पायर बन चुकी है, इसी वजह से उसके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं हुआ। स्मोक की वाइफ को ये सारी बातें इसलिए पता थी क्योंकि वो वुडू मैजिक पर बिलीव करती थी। हम देखते हैं कि क्लब का सिक्योरिटी गार्ड भी जब इजी होने के लिए थोड़ा सा बाहर निकलता है तो वही वैम्पायर इसके ऊपर भी हमला करके उसे भी वैम्पायर बना देते हैं। इसके बाद जब वो भी क्लब के अंदर आना चाहता था तो उसे भी परमिशन मांगनी पड़ी। ये देखकर स्मोक की वाइफ फौरन समझ गई कि अगर ये परमिशन मांग रहा है तो डेफिनेटली ये भी एक वैम्पायर बन चुका है। ये आदमी कहता है अच्छा अंदर न आने दो, एटलीस्ट मुझे आज के पैसे तो दे दो। अब स्मोक उसको उसके पैसे देने के लिए जैसे ही हाथ बाहर करता है तो यह आदमी उसके हाथ पे काटने ही वाला था, पर अपने आप को बचाने के लिए स्मोक ने उसके ऊपर फायर कर दिया। अंदर हम देखते हैं स्टेक को, जिसको मैरी ने वैम्पायर बनाया था, वो अब होश में आ चुका था। इससे पहले कि वो यहाँ के लोगों के ऊपर हमला करता, स्मोक की वाइफ उसके ऊपर गार्लिक जूस फेंक देती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। सबकी जान बचाने के लिए स्मोक की वाइफ सबको बताती है कि इन वैम्पायर से बचने के कई रास्ते हैं। अपने आप से दूर करने के लिए इनके ऊपर गार्लिक जूस फेंका जा सकता है या गार्लिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इन्हें मारना हो तो सिर्फ सिल्वर या फिर लकड़ी से इनको मारा जा सकता है। और हाँ, अगर कोई इंसान परमिशन लेकर तुम्हारी बिल्डिंग में आने की कोशिश करे तो उसे फौरन मना कर दो, क्योंकि इंसान बिना परमिशन के किसी भी बिल्डिंग में आ जा सकते हैं लेकिन वैम्पायर्स नहीं। अब वो बार के अंदर मौजूद सभी लोगों को गार्लिक खाने को कहती है ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि यहाँ पर मौजूद सारे लोग अभी तक इंसान हैं। अब इस क्लब से बाहर का सीन दिखाया जाता है। जितने भी लोग इस क्लब में आए थे, स्मोक ने उनको तो बाहर निकाल दिया था, लेकिन बाहर जाकर वैम्पायर्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया। काफी सारे लोग जब वैम्पायर्स में बदले तो उन्होंने अपने ही जैसे दूसरे लोगों पर हमला करके सभी लोग तकरीबन यहाँ पर इस तरह वैम्पायर्स में बदल गए और अब ये वैम्पायर्स मिलकर एक अपने ही पार्टी कर रहे थे। यहाँ तक कि ये लोग इंतजार भी कर रहे थे कि क्लब में बचे हुए इंसान कब बाहर निकले और कब ये लोग उनके ऊपर टूट पड़े। स्मोक की वाइफ कहती है कि इन वैम्पायर्स से बचने के लिए हम पूरी रात इसी बिल्डिंग में रहेंगे। सुबह होने पर ये सभी वैम्पायर्स यहाँ से गायब हो जाएंगे क्योंकि वो सूरज की रोशनी में नहीं रह सकते। अब यहाँ पर वो पहला वैम्पायर आकर स्मोक और उनके सभी साथियों को मनाने लगता है कि उन्हें भी वैम्पायर्स बन जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेहतर डिसीजन है। यहाँ पे रेसिज्म नहीं है, यानी काले गोरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। साथ ही यहाँ वैम्पायरिज्म में कोई मौत भी नहीं है। यहाँ वैम्पायर्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये पता चलता है कि जो वैम्पायर दूसरे इंसान को शिकार करके वैम्पायर बनाता है, उसकी मेमोरी भी पहले वाले वैम्पायर को मिल जाती है। ऐसे इस वैम्पायर ने जिस कपल के ऊपर सबसे पहले हमला किया था, वो कपल पहले ही स्मोक और स्टेक के ऊपर हमला करने ही वाले थे, उनको लूटने वाले थे, क्योंकि शहर में किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ था कि ब्लैक लोग यहाँ के सबसे अमीर लोग हों। वो इनसे कहता है देखो, इंसान तुम्हारी तरक्की वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्यों ना तुम वैम्पायर ही बन जाओ। एंड पे आकर वो वैम्पायर कह ही देता है अच्छा तुम सब नहीं तो हमें सैमी दे दो, क्योंकि सैमी के म्यूजिक में वो ताकत है जो यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट की सोल्स को भी बुला लें। अब यहाँ पर वो चाइनीज औरत जो रह गई थी, जो रेस्टोरेंट यहाँ चला रही थी, ये वैम्पायर्स उसको धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे घर पे जाकर तुम्हारी बेटी के ऊपर वार करेंगे। ये सुनकर वो जज्बात में आकर उनको अपने से लड़ने की धमकी दे देती है और ऐसे वैम्पायर्स को इस नाइट क्लब के अंदर आने की परमिशन मिल जाती है। अब वैम्पायर्स आते ही इन सारे इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। वैम्पायर्स के इस हमले में स्मोक की वाइफ, वो लेडी जिसने इन वैम्पायर्स को चैलेंज दिया था, और सैमी के बैंड का एक मेंबर जिसने ब्लू म्यूजिक सैमी को सिखाया था, वो तीनों ही मारे जाते हैं। सबसे ज्यादा इमोशनल मौत यहाँ पर स्मोक की वाइफ की थी, क्योंकि स्मोक ने अपनी वाइफ को खुद मारा था। स्मोक के भाई ने यानी स्टैक ने उसकी वाइफ के ऊपर हमला कर दिया था। वो उसे वैम्पायर बनाने लगा था। इससे पहले कि वो वैम्पायर बन जाती, स्मोक ने एक वुडन स्टेक से अपनी ही वाइफ को मार दिया।
यहाँ हम देखते हैं कि सैमी और सैमी के साथ ही इन वैम्पायर से बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पहला वैम्पायर जिसका नाम रेमिक है वो उन्हें रोक लेता है, जबकि दूसरी तरफ स्मोक की लड़ाई अपने ही भाई स्टैक के साथ होने लग जाती है। यहाँ सैमी और उसकी पार्टनर के ऊपर आखिर रेमिक हमला कर ही देता है। उसने सैमी की पार्टनर को काट लिया था। सैमी की पार्टनर उससे कहती है कि मेरी छोड़ो, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। इतने सारे वैम्पायर से बचकर भागना आसान नहीं था। सैमी के पीछे ये सारे लगे हुए थे, इसलिए सैमी अपने आप को बचाने के लिए अपना गिटार रेमिक के सर पे मार देता है। उसके गिटार में बहुत सा सिल्वर लगा हुआ था, जिसकी वजह से रेमिक को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। और क्योंकि ये सारे वैम्पायर्स कहीं ना कहीं रेमिक से कनेक्टेड थे, इसीलिए सभी वैम्पायर्स को दर्द हुआ और सैमी को यहाँ से भागने का मौका मिला। अब हम देखते हैं कि रेमिक भागकर सैमी के ऊपर आकर हमला करने ही वाला था कि इस मर्तबा स्मोक सैमी को बचाने आ गया और उसने एक वुडन स्टेक रेमिक के जिस्म के अंदर स्टैब कर दिया। सभी वैम्पायर्स रेमिक की या कह लें उनके लीडर की मौत से शॉक रह गए और इतनी ही देर में सुबह का सूरज भी निकल आया। इन सारे नए नए वैम्पायर्स को ये पता ही नहीं था कि सुबह होने से पहले इन्हें कहीं छुपना भी है, इसलिए सूरज की रोशनी पड़ते ही ये खुद ब खुद जल गए। इसके बाद स्मोक सैमी को जल्दी से यहाँ से भाग जाने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि जिस गैंगस्टर के पैसे वो मूवी की शुरुआत में लूट कर आया था, उसके लोग जरूर उसके ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। यहाँ पर बहुत से लोग उसे पकड़ने के लिए आ गए, जिनके साथ स्मोक ने अकेले ही अपनी गन से फाइट की और उन सबको मार गिराया। लेकिन जवाब में वो दूसरे लोग भी फायरिंग कर रहे थे, जिनकी गोलियों से स्मोक बहुत ज्यादा जख्मी हुआ था। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, जिसमें दिखाया जाता है कि वो अपनी वाइफ और बेटी को भी याद करता है और ऐसे ही वो दम तोड़ देता है। अब हम सैमी को देखते हैं, जो हाथ में गिटार का सर लिए चर्च के अंदर आया है, यानी ये मूवी का स्टार्टिंग सीन है। यहाँ पर हमने पहले भी देखा था कि सैमी के डैड जो कि प्रीस्ट हैं, वो उससे म्यूजिक छोड़कर प्रे करने की बात कहते हैं, लेकिन सैमी ऐसा नहीं करता और वो गिटार का हेड लिए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें 60 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है और हम बूढ़े सैमी को देखते हैं, जो आज तक वो ब्लू म्यूजिक बनाता है। सैमी गाना गा रहा था और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।